हे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी अपनी लाइफ में मस्त होंगे और ए टू जेड प्रैक्टिकल को जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे। ठीक है। सो बच्चों, मैंने यहाँ पे जो आपको चैप्टर स्टार्ट किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है चैप्टर नंबर 10 एंड दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपका लास्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट नंबर 7। 6 पार्ट ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया। जाइए और उसको वॉच आउट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। एक और नोटिस आपके लिए, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे प्रैक्टिकल्स है जो आपके प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स कैसे निकालना, सारा मैंने सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल्स हैंडल किया हुआ है, सारे प्रैक्टिकल्स। ठीक है, आप देख सकते हैं वहां पे। चलो मैं टाइम वेस्ट न करते हुए आपका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7 हैलोजन डेरिवेटिव्स का यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। सो बेटा, आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली, आज है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन हैलोअरीन्स। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन हैलोअरीन्स। अब ये हैलोअरीन्स क्या होता है? हैलो का मतलब होता है एक्स और अरीन्स का मतलब क्या होता है? अराइल, दैट इज एरोमेटिक्स कंपाउंड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस हम किसी न किसी न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये किस बेसिस के ऊपर होता है, मतलब इसके क्या बेसिस है, कैसे होता है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा, जो एरोमेटिक सिस्टम होता है उस पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। इसके दो कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, जो अराइल हैलाइड सो लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं आपको बताने जाऊं तो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप क्या होता है जिसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज, जैसे OH माइनस, क्लोरीन माइनस, Br माइनस। ठीक है, तो जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोफाइल। तो अराइल हैलाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना अच्छे से नहीं हो पाता। इसके पीछे रीजंस क्या है? तो दो रीजन है बेटा, एक है रेजोनेंस इफेक्ट्स और दूसरा क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जैसे यहाँ पर रेजोनेंस होता है, एक तो वो प्रॉब्लम है इसके अंदर, और दूसरा कि यहाँ पे जो कार्बन होते हैं वो कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। ध्यान से देखना है यहाँ पे, बस प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। देखो, मान लो हमारे पास ये है अराइल हैलाइड्स। ये हमारे पास क्या है बेटा? अराइल हैलाइड्स। ठीक है, ये क्लोरीन की लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं कि ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट ऐसा क्यों प्रॉब्लम होता है, और ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन। देखो, इसमें जो सारे कार्बन है वो डबल बॉन्ड है, और मैंने आपको बताया रहेगा कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो आपका क्या कहलाता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या कहलाता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो चलो पहले हम रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं। आई थिंक आप लोग को पता होगा रेजोनेंस, आप लोगों ने 11th में रेजोनेंस पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो, ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन इस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के ऊपर डोनेट करेगा। जैसे क्लोरीन उस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को उस कार्बन के ऊपर डोनेट करता है तो क्लोरीन का एक लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गया, क्लोरीन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोनों लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो कभी भी दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? बॉन्ड। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका बॉन्ड। अगर वहां पे बॉन्ड बन गया तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। देखिए, 1 2 3 4 और एक आके बॉन्ड बन गया तो कितना हो जाएगा? 5। तो देखो, जैसे ये डोनेट होता है वैसे ही ये जो बॉन्ड होता है ये निकल के यहाँ पे चले आता है। कौन सा वाला बॉन्ड पता है? ये डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड ही ब्रेक हो गया, सिंगल वाला नहीं। तो ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखो, ये कार्बन के पास में इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, लेकिन दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर आएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये कार्बन आपका क्या हो जाएगा? माइनस। देखो, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, बाकी को आपको एज इट इज लिखना है। अब आपको करना क्या होता है हमेशा, देखो कभी भी नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसको बाजू में डोनेट कर दोगे, और डोनेट करने के बाद जो बाजू वाला बॉन्ड रहता है पाई बॉन्ड, उसको क्या करोगे? निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो वो रिएक्शन। ठीक है, देखो इसको सब आपको एज इट इज लिखना है। ध्यान से देखना, मैंने इस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट किया और यहाँ वाला निकाल के यहाँ पे दे दिया, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनस। बाकी एज इट इज लिख दो। अब मैंने क्या बताया, हमेशा नेगेटिव चार्ज को बाजू में डोनेट करो और इसको निकाल के कहाँ कर दोगे? यहाँ पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाएगा? वहां पे। तो ध्यान से देखो इस रिएक्शन को प्लीज। ठीक है, चलो देखो, अब ये बॉन्ड यहाँ पे डोनेट हो जाएगा और ये वाला जो निकल के कहाँ आ जाएगा? इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, बाकी का सब एज इट इज लिख दो। लास्ट स्टेप करने जा रहा हूँ। लास्ट स्टेप देखना, देखो हमेशा क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बाजू में डोनेट किया जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और जैसे ये डोनेट करोगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो फिर से क्लोरीन को ये इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा। ठीक है, क्लोरीन खींच लेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखना, देखो ये वापस से नेगेटिव चार्ज में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और जो डबल बॉन्ड था वो क्लोरीन वापस से ले लेगा। ठीक है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से था, वापस से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3।
ठीक है। तो ये होता है रेजोनेंस। तो अब इस रेजोनेंस में आप क्या देख रहे हो, सब जगह नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है, सब जगह नेगेटिव चार्ज। तो अगर रिंग के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है तो कोई नेगेटिव चार्ज वाला ग्रुप आके यहाँ पे अटैक करेगा क्या, नहीं, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, हाईली इंटरेक्शन होगा, ठीक है। इसलिए ये लेस रिएक्टिविटी शो करता है टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल जब इनके ऊपर आके अटैक करते हैं तो क्या शो करता है, ये लेस, उनको दूर भेजते, क्या करते हैं, उनको दूर भेजते। तो कैसे करना पता चला, ये बॉन्ड बाजू में कार्बन पास हो जाएगा तो तुरंत ये बॉन्ड निकाल लेने का, ये हो जाएगा माइनस, माइनस को हमेशा बाजू में डोनेट करो, ठीक है। जैसे इसको देखो बाजू में डोनेट किया, ये निकाल लिया, अब ये हो गया माइनस, तो बाजू में डोनेट करो, वो निकाल लो, ठीक है। देखो ये इसमें बाजू में डोनेट किया और वो निकाल लिया, अब ये बाजू में डोनेट करेंगे तो ये निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये बेसिकली होता है आपका रेजोनेंस इफेक्ट्स। क्या होता है आपका रेजोनेंस इफेक्ट। तो ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट्स में क्या होता है, आपका जो अराइल हैलाइड्स होता है वो क्या शो करता है, लेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। और दूसरा क्या है तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से भी क्या होता है, ये रिएक्शन थोड़ा सा लेस शो करता है। चलो, अब हम इसके कुछ एग्जांपल करते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। देखते हैं, हमारे पे 3 रिएक्शन दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शन में क्लोरीन को निकालूंगा और यहाँ पे अल्कोहल बनाऊंगा, क्लोरीन को निकालूंगा और क्या बनाऊंगा, अल्कोहल। लेकिन आप देख रहे हो कि सब रिएक्शन सेम ही, सब जगह क्लोरीन क्लोरीन है, तो मतलब क्लोरीन निकलेगा और अल्कोहल क्या होगा, अटैच होगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक NO2 है, यहाँ पे 2 NO2 है और यहाँ पे कितना NO2 है, 3 NO2। तो चलो पहले NO2 की प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। देखो NO2 क्या होता है, NO2 क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या होता है NO2 बता दो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मतलब आप समझे, देखिए मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब जैसे जो आपका NO2 है ना, वो क्या करेगा पता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। जैसे यहाँ से NO2 क्या करेगा, जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा था वो सारा इलेक्ट्रॉन ये NO2 क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा और क्लोरीन को ना फ्री छोड़ देगा। अब देखो यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये बहुत तेज इलेक्ट्रॉनों को विथड्रॉ करेगा अपने साइड और क्लोरीन बहुत ही जल्दी रिलीज हो जाएगा। जहाँ पे देखो 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो और ये बहुत पावरफुली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने साइड पुल करेगा और क्लोरीन क्या होगा, बहुत जल्दी इसमें फ्री होगा, ठीक है। यही चीजें हमें यहाँ पे बतानी है। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे जो क्लोरीन को हमें निकालना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा। देखो अगर क्लोरीन से मुझे अल्कोहल बनाना है तो मैं क्या यूज करूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज NaOH, और यहाँ पे टेम्परेचर में लगाऊंगा 433 केल्विन और मैं यहाँ पे यूज करूंगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, NaOH में से OH निकलेगा, ठीक है। OH क्या करेगा, इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा बताओ, आपका बन जाएगा यहाँ पे OH, ठीक है, और यहाँ पे NO2। तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। 1 2 3 4 नाइट्रो क्या हो जाएगा, फिनॉल। यहाँ पे देखो मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे मैं नॉर्मल मतलब न्यूट्रल ग्रुप लूंगा, सोडियम कार्बोनेट, और टेम्परेचर भी कम लूंगा 403 केल्विन, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा हाइड्रोनियम आयन। देखो आप वही देख रहे हो, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है पर यहाँ पे टेम्परेचर क्यों कम लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे टेम्परेचर इसलिए ज्यादा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक NO2 ग्रुप है और एक NO2 उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड नहीं खींच पाएगा, जिसकी वजह से क्लोरीन नहीं निकल पाएगा। तो क्लोरीन को निकालने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस लगाना पड़ रहा है ताकि क्लोरीन यहाँ से निकल जाए, और टेम्परेचर भी क्या रखना पड़ रहा है, हाई रखना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप है तो ये बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो इस क्लोरीन के आजू बाजू है इसको अपने साइड खींच लेंगे और क्लोरीन फ्री हो जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा। तो हमें एक नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ रही है और उतना टेम्परेचर की जरूरत भी नहीं पड़ रही है 403, और इसमें हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है बताओ, H2O प्लस H+, जब ये आपस में कंबाइन होते तो क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन, और इसी H2O में H+ होता है और OH क्या होता है, माइनस। यही OH रिस्पॉन्सिबल है इस क्लोरीन को निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे क्लोरीन के जगह पे क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा, ये आपका NO2 हो गया और ये आपका क्या हो गया, NO2। तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉल 1,2,2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। 2,4 डाइनाइट्रो क्या हो जाएगा, फिनॉल, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप लगे तो हमें यहाँ पे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, बस इसको हमें वार्म करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ता है, वार्म, और H2O के प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो जाएगा। H2O में क्या होता है बताओ, H+ और OH माइनस। अब इसको इतना कम क्यों लगाना पड़ रहा है बताओ, मैंने आपको बताया था यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप है तो ये बहुत तेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने साइड पुल कर लेंगे और क्लोरीन बहुत जल्दी फ्री हो जाएगा,
ठीक है। देखो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रहता है ना तो क्लोरीन उस क्लाउड में फंसा रहता है, लेकिन अभी ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे अपने साइड, तो क्लोरीन बहुत जल्दी फ्री हो जाएगा। तो हम वार्म कंडीशन और H2O के कंडीशन में भी क्लोरीन को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन को रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाएगा बेटा अल्कोहल। कौन आ जाएगा, अल्कोहल, दैट इज हाइड्रोक्साइड। सॉरी ये सब हाइड्रोक्साइड है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका फिनॉल। इसका नाम क्या है आपको पता होगा, फिनॉल। और 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्या हो जाएगा, फिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्या हो जाएगा, फिनॉल। ठीक है, सो आप समझे इसमें क्या हो रहा था। देखो यहाँ पे एक NO2 था तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस और हाई टेम्परेचर और हाइड्रोनियम आयन लेना पड़ रहा था, लेकिन जब 2 NO2 हो गया तो हम नॉर्मल कंडीशन सोडियम कार्बोनेट लो टेम्परेचर और हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन दे देगा, लेकिन और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लग गए तो हमें बहुत ही कम की जरूरत है। लाइक वार्म किया और H2O डाला तो भी हमें क्लोरीन से, मतलब क्लोरीन को रिप्लेस करके क्या मिल गया, हाइड्रोक्साइड मिल गया, मतलब OH, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिनॉल बन रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी रिएक्शन था। अब आप बोलोगे ये सब आया कहां से, तो बेटा जैसे मैंने शुरू में लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा था, तुमसे एग्जाम में वो पूछा जाएगा, या फिर आपको ये और ये लिख देंगे और बोलेंगे बताओ यहाँ पे क्या लगेगा, ये और ये लिख देंगे, बता पूछेंगे यहाँ पे रिएजेंट और कैटलिस्ट क्या लगेंगे, ये दे देगा, आपसे पूछ देगा बताओ यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन इसका आता है, इसका क्वेश्चन बिल्कुल लिखा हुआ रहता है। ठीक है, आपको बस ये सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का हमारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा अच्छा शो करता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम पहला रिएक्शन देखने वाले हैं बेटा हैलोजनेशन। क्या देखने वाले हैं, हैलोजनेशन। चलो अब इस हैलोजनेशन में क्या होगा, ये सारी चीज हम यहाँ पे देखने वाले, बस आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। और एक और चीज, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास भी भेजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए बहुत सारा वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं हैलोजनेशन में क्या करना रहता है। तो हैलोजनेशन में हम देखेंगे यहाँ पे कैसे रिएक्शन करना है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। हैलोजनेशन का मतलब होता है हमेशा कि तो Cl2 कि तो Br2, ये सारी चीजें आपस में क्या करती है, आपस में I2, इनका हैलोजनेशन होता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक चीज तो मैंने यहाँ पे लिखना भूल ही गया हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन अराइल हैलाइड। किसके ऊपर, अराइल हैलाइड। ठीक है, अराइल हैलाइड के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा। तो चलो एक मैं अराइल हैलाइड्स का एग्जांपल लेता हूँ। ये हो गया मेरा अराइल, दैट इज एरोमेटिक रिंग, और ये मेरा हो गया हैलाइड। अब इसके ऊपर मैं हैलोजनेशन करता हूँ। ठीक है, अब इस हैलोजनेशन को करने के लिए आपको कोई इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप चाहिए। ठीक है, देखो क्लोरीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहले मतलब समझो। ये जो Cl2 है ना, इसमें से कोई एक इलेक्ट्रोफाइल ना इस बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमें ना इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं, अनहाइड्रस AlCl3। अब ये AlCl3 क्या करता है, देखो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, तो ये AlCl3 क्या करता है, इस बॉन्ड को ना मतलब क्लोरीन क्या करता है, मतलब AlCl3 क्या करता है कि एक क्लोरीन को ना अपने साइड पुल करता है, एक क्लोरीन को अपने साइड क्या करता है, पुल करता है। तो क्लोरीन क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साइड पुल करता है, तो एक प्लस में ब्रेक हो जाता है, दूसरा किस में ब्रेक हो जाता है, माइनस। जो माइनस वाला होता है ये यहाँ चले जाता है, तो ये AlCl4 बनाता है। और जो प्लस वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या करता है कि तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा कि तो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं, ध्यान से देखना। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन आपका देखो यहाँ पे आके पैरा पोजीशन पे अटैक किया। जब ये पैरा पे अटैक करता है तो ये सारी पोजीशन पे ना H होते हैं, क्या होते हैं, H। वो H इस दूसरे Cl के साथ में मिलकर क्या बनाएगा, HCl। आप चाहो तो इस क्लोरीन का ऑर्थो पे भी रिएक्शन करा सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, आप चाहो तो इसको ऑर्थो पे भी रिएक्शन करा सकते हो, चाहे पैरा पे करा दो चाहे ऑर्थो पे करा दो। H कहां से आया, ये H कहां से आया, तो देखो जैसे क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा तो ये सारी पोजीशन पे ना H होते हैं, क्या होते हैं, H। वो H उस Cl के साथ में क्या बनाएगा, HCl। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझा होगा कि अनहाइड्रस AlCl3 क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अनहाइड्रस AlCl3 इसलिए यूज करें क्योंकि क्लोरीन जो होता है अगर Cl2 ब्रेक होगा तो ये रेडिकल वाइज ब्रेक होगा, जो कि ये सही नहीं है। तो हम अनहाइड्रस AlCl3 यूज करते हैं ताकि एक क्लोरीन आपका नेगेटिव हो जाए और दूसरा क्लोरीन क्या हो जाए आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला बेंजीन रिंग पे क्या करेगा, आपका अटैक करेगा। ठीक है, चलो हैलोजनेशन आपको समझा होगा, इसको बहुत ही अच्छे से लिख लीजिए। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1
4 डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो बेंजीन, 1,4 डाइक्लोरो क्या हो जाएगा, बेंजीन। ठीक है, चल रिएक्शन नंबर 2 करते हैं नाइट्रेशन। अब बेटा ये जो नाइट्रेशन किसके ऊपर करने वाले, अराइल हैलाइड्स के ऊपर। किसके ऊपर नाइट्रेशन करने वाले, अराइल हैलाइड्स के ऊपर। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, देखो नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, NO2। तो बताओ NO2 हमें किस में से मिल सकता है, तो NO2 हमें मिल सकता है HNO3 में से। देखो HNO3 को अगर आप ब्रेक करोगे ना, तो एक आपका NO2 प्लस में ब्रेक होता है और दूसरा आपका OH माइनस में। देख लो HNO3, ठीक है, इसको कभी भी ब्रेक करोगे तो इसमें। अब नाइट्रेशन किस पे करना है मुझे, तो मुझे नाइट्रेशन करना अराइल हैलाइड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका हो गया अराइल और ये आपका क्या हो गया, हैलाइड। अराइल हैलाइड के ऊपर मैं क्या करूंगा, नाइट्रेशन करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अगर आप कभी भी यूज करते हो तो उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए कैटलिस्ट लगता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब देखो बताओ यहाँ पे कौन आएगा, आपको पता है, मैंने अभी बताया बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, तो प्लस वाला कि तो आप पैरा पे अटैक करा दो, कि तो आप ऑर्थो पे अटैक करा दो, और जो यहाँ से H निकलेगा ये H इस OH के साथ में क्या बनाएगा, H2O। क्या बनाएगा बेटा, H2O। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे नाइट्रो आ जाएगा, या फिर आप कैसे कर सकते हो, और कैसे बना सकते हो, कि तो पैरा पे नाइट्रो बना सकते हो, कि तो ऑर्थो पे नाइट्रो बना सकते हो, और वो H और OH आपस में क्या बनाएंगे, H2O। ठीक है, इसका नाम क्या है बताओ, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और इसका नाम क्या है बताओ, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ पे तो कमेंट में जरूर कमेंट करो। ठीक है, चल देखो आपको नाइट्रेशन करना है, मान लो एग्जाम में आपको नाइट्रो कंपाउंड बनाने के लिए आता है, तो आप क्या यूज करोगे, रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अपने साथ दूसरा एसिड कौन सा लाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। HNO3 किस में ब्रेक होगा बताओ, NO2 प्लस में, OH माइनस में। जो प्लस वाला रहेगा वो रिंग के ऊपर जाएगा, H निकलेगा, उस OH के साथ में रिंग H और OH आपस में क्या बना लेंगे, H2। ठीक है, समझा सबको, चल आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सल्फोनेशन। अगला क्या है हमारा, सल्फोनेशन। तो देखते हैं सल्फोनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। देखो सल्फोनेशन का पहले फॉर्मूला याद रखो, SO3H, सॉरी SO3H। सल्फोनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, SO3H। ठीक है, अब ये SO3 हमें किस में से मिलेगा, तो मैं बताता हूं आपको SO3 आपको किस में से मिलेगा। देखो अगर आप H2SO4 लेते हो, ठीक है, तो H2SO4 दो पार्ट में ब्रेक होता है। कौन कौन से दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक होता है SO3H में ब्रेक होता है, और दूसरा OH माइनस में ब्रेक होता है। SO3 प्लस में ब्रेक होता है और OH माइनस। हम सल्फोनेशन किसके ऊपर कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, अराइल हैलाइड्स। तो ये मेरा हो गया अराइल और ये मेरा हो गया हैलाइड। तो देखो हमेशा जो रिंग होगा वो कौन सा रिएक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल की तो ऑर्थो पे अटैक करा दो, कि तो पैरा पे अटैक करा दो। अब ये जो H2SO4 हम यहाँ पे यूज करते हैं, हमारा फ्यूमिंग H2SO4 होता है। कैसा H2SO4 होता है, फ्यूमिंग, और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना यहाँ पे, देखो बहुत ही ध्यान से इस रिएक्शन को देखना। या तो मैं SO3H को पैरा पे अटैच करा दूं, या तो मैं सल्फोनिक ग्रुप को कहां अटैच करा दूं, ऑर्थो पे अटैच करा दूं। कहां अटैच करा दूं, ऑर्थो पे। और ध्यान से देखो जब ये यहाँ पे अटैच होंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, H। वो H इस OH के साथ में मिलके क्या बनाएगा बेटा, H2O। क्या बनाएगा, H2O। क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, चलो अब आती है नाम लिखने की बात। तो ये सल्फोनिक एसिड है और इसकी प्योरिटी ज्यादा होती है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो, ये हो गया बेंजीन। ठीक है, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन का बी छोटा लिखना और क्लोरो के साथ में सटा के लिखना। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो अगर एग्जाम में आपको सल्फोनिक एसिड वगैरह बनाने के लिए आता है तो आप क्या यूज करोगे बताओ, रिएजेंट फ्यूमिंग H2SO4 और हीट। किसके ऊपर रिएक्शन कराओगे, अराइल हैलाइड्स। लाइक ये क्लोरोबेंजीन, अराइल हैलाइड्स, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर आपको इसका थियरी लिखना है तो कैसे लिखो, क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विद फ्यूमिंग H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू फॉर्म 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है,
याद रहेगा सबको, याद रहेगा ना, ठीक है। देखो तो हम लोगों ने दो रिएक्शन बहुत ही अच्छे से किए, कौन कौन से किए, एक तो हम लोगों ने किया नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के लिए क्या 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 फॉर्मूला, NO2, NO2 किस में से आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। दूसरा हम लोगों ने क्या किया, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का फॉर्मूला क्या है, SO3H, SO3H कहां से आएगा, H2SO4 में से आएगा, ठीक है। लास्ट रिएक्शन और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बच्चों आपको पता होगा कई बार एग्जाम में आता है। तो चलो देखते हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन किसके ऊपर होता है, अराइल हैलाइड्स के ऊपर। तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अब ये जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है ये बेसिकली ना दो पार्ट में डिवाइड है। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय ट्रीटिंग हैलोअरीन्स एंड अल्काइल, सॉरी, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट ट्रीटिंग विद हैलोअरीन। तो हम हैलोअरीन्स के ऊपर ही रिएक्शन करा रहे हैं। कौन कौन से दो टाइप के हैलोअरीन्स के रिएक्शन है, एक तो आपका अल्काइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन आएगा और दूसरा अल्काइल असाइल क्लोराइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। मतलब जो आपको फ्रीडल-क्राफ्ट जो है वो दो टाइप के रिएक्शन दिए। कौन कौन से टाइप्स के रिएक्शन दिए, चलो मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। एक तो उन्होंने रिएक्शन कराया किसके साथ में, अल्काइलेशन, अल्काइलेशन मतलब एक अल्काइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन होगा और दूसरा आपका क्या है, असाइलेशन, असाइलेशन मतलब असाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन होगा, किसका, अराइल हैलाइड का। तो चलो हम देखते हैं कि पहले असाइलेशन या फिर अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं। ये रहा मेरा अल्काइल और ये है मेरा क्लोराइड, इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके ऊपर, दैट इज अराइल हैलाइड्स के ऊपर, ठीक है। और कैटलिस्ट क्या यूज करना है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में, बताओ, अनहाइड्रस AlCl3। अब देखो ये AlCl3 एक टाइप का लोविस एसिड होता है। ये क्या करता है पता है, ध्यान से देखना ये क्या करता है। इसमें से कौन कैसे ब्रेक होगा ये डिसाइड करता है। देखो इसमें से ना CH3 प्लस में ब्रेक होगा और Cl किस में ब्रेक होगा, माइनस में, क्योंकि AlCl3 क्या करता है, इस क्लोरीन को ना अपने साइड पुल करता है, तो ये बनाना चाहता है AlCl4, ठीक है। तो इसलिए ये प्लस में ब्रेक होगा और एक इसमें ब्रेक होगा माइनस में। जो अराइल हैलाइड है वो कैसा रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है, CH3। CH3 क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर बहुत ही अच्छे से अटैक करेगा। या तो इसका अटैक पैरा पे करा दो या तो इसका अटैक ऑर्थो पे करा दो। मेटा पे रिएक्शन नहीं होता है। मेटा क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। अभी भी आपको ऑर्थो पैरा में दिक्कत हो रहा है तो देखो ये है पैरा, ध्यान से देखना, जो कोई ग्रुप लगा रहता है उसको हम लोग पैरा बोलते हैं। यहाँ पे ग्रुप लगा, ये पैरा, पैरा के जस्ट सामने पैरा, पहले वाले पैरा के आजू बाजू ऑर्थो और ऑर्थो के नीचे क्या होता है, मेटा। तो मैं क्या बताता हूँ, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है तो हमेशा ऑर्थो या पैरा पे ही रिएक्शन करेगा, ठीक है। कहाँ रिएक्शन करेगा, ऑर्थो या पैरा पर ही रिएक्शन करेगा वो, ठीक है। चलो अब अगर ये पैरा पे रिएक्शन करता है तो यहाँ से जो H निकलेगा वो इस Cl के साथ में क्या बनाएगा, HCl, ठीक है। देख लो यहाँ पे ये हो गया क्लोरीन, CH3 यहाँ पे अटैच हो सकता है, या तो आप CH3 को कहाँ अटैक कर सकते हो बताओ, आप चाहो तो इसको पैरा पर भी कनेक्ट करा सकते हो, यहाँ पे CH3, ठीक है। और वहां से जो H निकलेगा वो इस Cl के साथ में क्या बनाएगा, HCl। ये दोनों बस दो डिफरेंट लिखने के तरीके हैं, ये नहीं कि दो बार HCl बना दूं, ठीक है। चलो अब देखो इसका नाम होता है टॉलिन। बेंजीन और CH3 को क्या बोलते हैं, टॉलिन। बेंजीन और CH3 को क्या बोलते हैं, टॉलिन। 1 2 3 4 4 क्लोरो, 4 क्लोरो क्या हो जाएगा, टॉलिन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो टॉलिन, ठीक है। तो अनहाइड्रस फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कैसे करोगे, एक अल्काइल क्लोराइड होता है, दैट इज ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या होता है, असाइल क्लोराइड, अभी मैं बताऊंगा। तो अल्काइल क्लोराइड वाला आपको समझा होगा। अल्काइल क्लोराइड इज रिएक्ट विद व्हाट, अराइल हैलाइड। लाइक फिर क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विद व्हाट, मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका नाम क्या है बताओ, क्लोरोबेंजीन। और इसका नाम क्या है बताओ, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म 4 क्लोरोटॉलिन। क्या फॉर्म कर रहा है, 4 क्लोरोटॉलिन, ठीक है। 4 क्लोरो क्या फॉर्म कर रहा है, टॉलिन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख क्या रहे हो, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव वाला ग्रुप है वो क्या कर रहा है, एरोमेटिक सिस्टम पे जा रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं असाइल क्लोराइड। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड का हम लोग रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे। तो ध्यान दोगे यहाँ पे, देखो ये है आपका असाइल क्लोराइड और ये आपके कुछ थियरीज हैं। तो चलो हम देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन के ऊपर अगर असाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन। अब इसके ऊपर मैं रिएक्शन कराता हूँ असाइल। अब आपको अगर असाइल का फॉर्मूला नहीं पता है तो देखो कुछ इस तरीके का होता है। ये हो गया असाइल और ये हो गया क्लोराइड। अब एरो पे हम क्या यूज करेंगे, बता दो फटाफट। एरो पे हम क्या यूज करेंगे,
तो बेटा हम एरो पे यूज करेंगे अनहाइड्रस, अनहाइड्रस AlCl3। अब इस ये AlCl3 क्या करेगा, ये इस रिएक्शन को ब्रेक कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। कैसे ब्रेक होगा, देखो CH3 COO प्लस और Cl क्या हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि ये इसके साथ में जाता है। आप बोलोगे सर इसके साथ में जाता तो है, लेकिन आप लिख तो नहीं रहे हो। देखो जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन को तोड़ने का काम करता है, रिएजेंट को, उसके साथ में प्रोडक्ट नहीं बनाता है, ठीक है। चल तो प्लस वाला क्या करोगे, प्लस वाला कि तो आप ऑर्थो पे अटैक करा दो, कि तो आप पैरा पे, कि तो पैरा पे करा दो, कि तो ऑर्थो पे। तो मैं एक जगह इसका अटैक करा के आपको दिखा देता हूँ, दैट इज योर क्लोरीन। और यहाँ पे देखो ये प्लस वाला अटैक किया, प्लस के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, CH3, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, पैरा पे भी करा सकते हो, अरे ऑर्थो पे भी करा सकते हो, ठीक है। प्लस यहाँ से जो H निकलेगा वो इस Cl के साथ में क्या बनाएगा, HCl। अब आती है इसके नाम लिखने की बारी, किसकी बारी आती है, नाम लिखने की। तो ये आपका एक कीटोनिक ग्रुप है, तो आपका नंबरिंग देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4। तो देखो आपका 4 पे क्लोरो है, 4 पे क्लोरो। और पता है इतने ग्रुप को क्या बोलते हैं, बस इतने ग्रुप को ना एसिटो बोलते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसिटो। तो 4 क्लोरो एसिटो, और ये फिनाइल है लेकिन कीटोनिक ग्रुप से जुड़ा है, तो फिनॉल, फिनॉल, ठीक है। बहुत ही अच्छे से नाम देखो, 1 2 3 4 क्लोरो, कीटोनिक ग्रुप से नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप के नजदीक से। तो 4 क्लोरो ये हो जाएगा एसिटो, और ये फिनाइल है लेकिन बेंजीन है, तो जब हम इसको मेन ग्रुप नहीं मानते तो ये फिनाइल हो जाता है। तो 4 क्लोरो एसिटो फिनोल, 4 क्लोरो एसिटो क्या हो जाएगा, फिनोल। इसका क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो एसिटो फिनोल, ठीक है। तो देखो मैंने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के दो टाइप बता दिए, एक अल्काइलेशन दैट इज मिथाइल क्लोराइड मैंने लिया था, और दूसरा असाइलेशन दैट इज इथेनॉइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, देखो मैंने ऊपर लिखा रहेगा, दैट इज योर इथेनॉइल क्लोराइड, क्योंकि असाइल का जो IUPAC होता है उसमें ऑयल लगता है, OIL, इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। चलो तो फटाफट रिवाइज करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक है आपका क्या, अल्काइल क्लोराइड, और दूसरा क्या आपका असाइल क्लोराइड। कैटलिस्ट क्या यूज करोगे, अनहाइड्रस AlCl3। किसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है, अराइल हैलाइड, मतलब एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग व्हाट, हैलाइड, ठीक है। देखो एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग व्हाट, हैलाइड, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब आपका जो लास्ट टॉपिक बचा है, हम अपने हैलो अल्केन्स के कुछ एनवायरमेंटल यूजेस देखेंगे। क्या देखेंगे, कुछ यूज और एनवायरमेंटल यूजेस यहाँ पे हम देखने वाले, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ सम पॉलीहैलोजेंस कंपाउंड, दैट इज लास्ट टॉपिक, और इसमें मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूँ, डाइक्लोरोमिथाइल या फिर मिथिलीन क्लोराइड, ठीक है, जिसको हम लोग CH2Cl2 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डाइक्लोरोमीथेन का हमारा यूज क्या है, तो देखो एक चीज आप याद रखो, पहले एक चीज कि ये जितने भी मैं 3 4 5 यूजेस पढ़ाऊंगा आपको, ये 2 मार्क्स के लिए आते हैं, तो 1 मार्क्स ऊपर से और 1 मार्क्स नीचे से, मेरी बात समझे। कुछ कॉलम्स आपको दिया रहेगा, जैसे देखो 3 लाइन है, फिर बीच में गैप है, फिर 1 लाइन 3 लाइन, तो एक पॉइंट इधर से याद रखो और एक पॉइंट इधर से, आपको ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं। चलो देखो देखते हैं। अब देखो जो आपका डाइक्लोरोमीथेन होता है, ठीक है, उसको देखो कैसा होता है, तो ये आपका होता है कलरलेस कंपाउंड। कैसा होता है, कलरलेस कंपाउंड, रेड लेता हूं, कैसा होता है आपका कलरलेस कंपाउंड, वोलाटाइल लिक्विड है। अब ये वोलाटाइल लिक्विड क्या होता है कि अगर किसी लिक्विड को रूम टेम्परेचर पे रखते हो, अगर वो उड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल लिक्विड, ठीक है, धड़क से वो उड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, वोलाटाइल। और मॉडर्नली स्वीट एरोमा स्मेल होता है इसका, ठीक है, एंड इट इज यूज फॉर सॉल्वेंट। इसको हम सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, प्रोपेलेंट इन एरोसेल। अब एरोसेल तुम्हारा एक चेम्बर्स होता है, ठीक है, जो स्प्रे वगैरह, ठीक है, तो वहां पे हम इस सॉल्वेंट को ना यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी तेज उड़ता है, ठीक है, तो इसलिए हम उस चेम्बर में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना है इसको। अब देखो इसके और यूजेस, मतलब इसके साइड इफेक्ट क्या है एनवायरनमेंट में, कि जो डाइक्लोरोमीथेन होता है वो कॉजेस डिजीनेस, फैटिग्यू, नोशिया, हेडेस, नमनेस एंड वीकनेस, ठीक है, हमें कमजोरी आ सकता है, हमारा सर दुख सकता है, हमें चक्कर आ सकता है, ठीक है, हमें चक्कर आ सकता है, ठीक है, थकान हो सकती है। फैटिग्यू का मतलब क्या होता है, थकान आना, ठीक है। और अगर आप इसको हाई कांटेक्ट में लोगे अपने आंख वगैरह से, आईज से, तो आपका कॉर्निया क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। क्या हो सकता है, कॉर्निया डैमेज। आपको इतना पॉइंट याद रखना है, क्या नहीं, वहां से एक पॉइंट याद रखो, कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है, प्रोपेलेंट इन एरोसेल में यूज होता है, चाहो तो नहीं भी आते चलेगा। फैटिग्यू, नोसिया, हेडेस अगर हमारे कांटेक्ट में आता है तो हमारे आईज को क्या कर सकता है, कॉर्निया को डैमेज कर सकता है। क्या कर सकता है, डैमेज। चलो आगे देखते हैं।
अगला अगला टॉपिक है हमारा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के बारे में आपको पता होगा ना, पर पहले के पिक्चरों में क्या होता था, क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देते थे, पर क्लोरोफॉर्म इतना इफेक्टिव नहीं, काफी हाई डोज देना पड़ेगा, तब जाके थोड़े टाइम में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चल देखो क्लोरोफॉर्म CaCl3, अब ये भी क्या होता है, आपका कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, और पैक्युलर स्वीट इन स्मेल होता है। इट इज यूज फॉर क्लोरोफ्लोरोमीथेन, जो आपका रेफ्रिजरेटेड R12 है। ठीक है, तो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हम इसको बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी ध्यान दो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, हमारा सॉल्वेंट भी होता है। क्या होता है सॉल्वेंट, जैसे गम हो गया, फैट्स हो गया, रेजिन हो गया। ठीक है, तो उस चीज को इसमें डिसॉल्व करके ना निकाल लेते हैं। तो ठीक है, ये एक टाइप का हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट भी हो गया। इट इज यूज फॉर सोर्सेस ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, ये याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन में भी हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं। अगर आप क्लोरोफॉर्म को ज्यादा टाइम तक अपने पास रखोगे, ठीक है, क्लोरोफॉर्म कॉजेस डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नुकसान पहुंचाएगा। इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म शॉर्ट टाइम कॉजेस फैटिग्यू, डिजीनेस, हेडेक, मतलब अगर आप उसको अंदर लेते हो तो ये आपको थकान होगा, चक्कर आएगा। ठीक है, यही सारी चीजें आपको फिर से होंगी, फिर से देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, लॉन्ग एक्सपोजर टू क्लोरोफॉर्म में इफेक्ट्स योर लीवर, आपके लीवर को ये नुकसान पहुंचाता है। और क्लोरोफॉर्म व्हेन एक्सपोज टू एयर इज क्रिएट अ पॉइजन, कौन से टाइप का पॉइजन क्रिएट होता है, फॉस्जिन। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म आपके लैब में भी यूज होता है, तो आप उसको बाहर मत रखिए। आपने देखा होगा उसको स्टोर करने के लिए ना एक ब्लैक कलर की बॉटल रहती है, दैट इज एम्बर्ड बॉटल बोलते हैं, उसमें क्लोरोफॉर्म को रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो सनलाइट के साथ में रिएक्शन करके ना वही पॉइजनस गैस बना लेगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, स्टोर इन डार्क कलर्ड एयर टाइट बॉटल। ठीक है, आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, एक पॉइंट वहां से, एक पॉइंट यहाँ से, 2 पॉइंट इनफ बेटा। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये भी हमारा कलरलेस लिक्विड है, स्वीट इन स्मेल है। ठीक है, और ये भी हमारे क्या है, पावरफुल सॉल्वेंट है, जैसे ऑयल, फैट, रेजिन को हम डिसॉल्व करते हैं इसमें। और इट इज द सोर्सेस ऑफ व्हाट, क्लोरीन, इसको यूज करके हम क्लोरीन भी क्या करते हैं, बहुत सारा अगर हमें क्लोरीन की जरूरत है तो CCl4 को यूज करते हैं। ये हमारा एक टाइप का क्लीनिंग एजेंट भी है। क्या है, एक टाइप का क्लीनिंग एजेंट, एंड इट इज हाईली टॉक्सिक फॉर लीवर। और अगर एक्सपोजर टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CCl4, अगर CCl4 ज्यादा आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। सस्पेक्ट टू बी कार्सिनोजेनिक, ठीक है, कैंसर पैदा कर सकता है, हाईली कार्सिनोजेनिक है। और प्रोलॉन्गेड एक्सपोज में कॉजेस डेथ, काफी टाइम तक अगर ये आपके बॉडी में जाता है तो ये हमारी डेथ भी हो सकती है इससे। एंड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ग्रीन हाउस गैस, ये याद रखना। CCl4 इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ग्रीन हाउस गैस, आपके MCQ में ये आ सकता है। चल नेक्स्ट करते हैं आगे, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का एक बेस्ट एग्जांपल है, आप जो लाल दवा यूज करते हो, ठीक है, एक दवा आती है लाल कलर की, जो आपको कहीं फोड़ा वगैरह हो जाता है, घाव वगैरह हो सकता है, तो आप ऊपर से उसको यूज करते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्राई आइडोमिथेन या फिर आइडोफॉर्म। ये कैसा होता है, ये येलो कलर क्रिस्टल होता है। कैसा होता है, ये येलो कलर क्रिस्टल होता है। उसका स्मेल कैसा होता है, डिसएग्रीडेबल, मतलब थोड़ा सा झुंझुनाहट टाइप का, थोड़ा सा मतलब नहीं अच्छा होता है इसका स्मेल। ठीक है, एंड इट इज यूज फॉर मेडिसिन, फॉर हीलिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक्स, ड्रेसिंग ऑफ वाउंड्स, हाउएवर इट यूज इन लिमिटेड। ठीक है, तो हमें जो घाव वगैरह हो जाते हैं, जो फोड़ा वगैरह हो जाता है, उसको साफ करने के लिए, ठीक है, एंटीसेप्टिक, मतलब अगर हमें कोई चीज़ बाहर से अप्लाई करनी है तो उसको हम लोग एंटीसेप्टिक बोलते हैं, उस दवा को एंटीसेप्टिक बोलते हैं। अगर हम कोई बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसको हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक फॉर ड्रेसिंग ऑफ व्हाट, वाउंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इट कॉजेस इरिटेशन ऑन स्किन। अगर ये काफी टाइम तक स्किन पे रहेगा तो इरिटेशन करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन में आई डैमेज कर देगा हमारा। ठीक है, इट में कॉजेस रेस्पिरेटरी इरिटेशन और ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। अगर आप आयोडीन के कांटेक्ट में ज्यादा टाइम तक रहोगे, इस आयोडीन के कांटेक्ट में, ट्राई आयोडोमिथेन को, तो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। नोसिया, डिजीनेस, ठीक है, डिप्रेशन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और विजुअल डिस्टर्बेंस, मतलब आपको देखना भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, इतना खतरनाक होता है ये आइडोफॉर्म, दैट इज अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहा तो। चलो आगे देखते हैं, फ्रेऑन गैस। फ्रेऑन गैस सब लोग जानते होंगे। ठीक है, चलो फ्रेऑन गैस के बारे में देखते हैं कि फ्रेऑन गैस क्या है। तो देखो, these are organic compounds of chlorine and fluorine, that is chlorofluorocarbon, CFS, ठीक है, CFC,
फ्योन जो होता है उसमें क्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, तो इसका जो पूरा नाम है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और आप इसको जानते हो CFC से, ठीक है। पहले हमारे रेफ्रिजरेटर में यूज होता था, अभी ये बैन हो गया। क्यों? CFC क्या करता था, ये हमारे रेफ्रिजरेटर से तो निकलता था ये गैस, और स्पेस में, स्ट्रेटोस्फीयर में चले जाता था स्पेस में, और वहाँ पे जो हमारा ये होता है ओजोन लेयर होता है, ये इसको क्या करता था, डिप्लीट करता था, मतलब ओजोन लेयर को क्या करता था, ओजोन लेयर O2 मॉलिक्यूल्स को डिप्लीट्स करता था, कट करता था। और अभी आपको पता होगा कि नॉर्थ और साउथ पोल पे कैसे होल क्रिएट हो गए, ठीक है, वहां से सन की किरणें भी अंदर आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो ये क्या करता था, वही सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करता था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया है, ठीक है। चल अब देखते हैं, REE यूजली यूज एज अ रेफ्रिजरेट, ये रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव इज डाइक्लोरोमीथेन, इट इज फ्योन 21 एंड अदर इंक्लूड क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन दैट इज R22 और ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन दैट इज R11 सो ऑन, ठीक है। तो इसके बहुत सारे गैसेस थे जो अलग अलग नाम से जानते हैं, लाइक फ्योन 12, R22, R11, तो ये सारे गैसेस है जो इस नाम से अलग अलग नाम से जानते हैं हम लोग, देख लेना इसको। दे आर यूज एज अ रेफ्रिजरेटर इन फ्रिज, जैसे कि मैंने बताया, फॉर एयर कंडीशन, फॉर प्रोपेलेंट इन एरोसेल एंड एज अ सॉल्वेंट, दे आर यूज फॉर ब्लोइंग एजेंट्स इन मेकिंग फोम्स एंड पैकिंग मटेरियल। तो जो बहुत सारे पैकिंग मटेरियल होते हैं उसमें भी हम फ्योन गैस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, जो स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा ओजोन लेयर प्रेजेंट है वो उसको डिप्लेस कर सकता है। रेगुलर लार्ज इनहेलेशन ऑफ फ्योन रिसर्च इन अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रिजल्ट इन अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है। और ऑर्गन डैमेज और लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, हमारा ऑर्गन डैमेज हो सकता है, कॉन्शसनेस हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें फ्योन गैस से हो सकती है। तो फ्योन गैस का एक बेस्ट एग्जांपल याद रखिए कि ये ओजोन लेयर को क्या करता है, डिप्लेस करता है, ठीक है। चलो लास्ट हम लोग पढ़ेंगे DDT। DDT का मतलब होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। कई बार इसका फुल फॉर्म आता है, तो बेटा प्लीज DDT बहुत ही अच्छे से करके जाइए, ठीक है। DDT का कई बार क्या आता है, खाली फुल फॉर्म आता है, राइट डाउन द DDT फुल फॉर्म, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, काफी इंपॉर्टेंट है। ये कैसा होता है, कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस क्रिस्टल है, ठीक है। और इसका इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी, मतलब ये कीड़े मकोड़े और ये मक्खी मच्छर ये सब मारने के लिए यूज होता है। तो देखो कहाँ यूज होता है, किल इंसेक्टिसाइड सच एज हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बॉडी लाइस, एंड इट वाज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग मलेरिया एंड टाइफस। मलेरिया और टाइफस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, DDT यूज करते हैं। एक्सपोजर टू हाई डोज DDT में कॉजेस वोमिटिंग, ट्रिमर्स, सिकनेस, ठीक है, सिकनेस, थकान वगैरह हमें शुरू हो जाएगा। और लैबोरेटरी एनिमल्स स्टडीज शोज एडवर्स इफेक्ट्स, जब ये एनिमल्स के ऊपर लैब में अप्लाई किया गया था ना, तो उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था ये, कि ये ना एनिमल के टिश्यू में ना जाके पड़ा रहता था और ये मेटाबोलाइज नहीं होता था। अब ये मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है तो बॉडी से नहीं निकल रहा है और हमारे टिश्यू में पड़ा है, और हमारे टिश्यू में पड़ा है, हमारे फैट्स में पड़ा है, तो हमारे सारे जो शरीर के सिस्टम है उनको नुकसान पहुंचाना शुरू करता था। ये क्या करता था, नुकसान पहुंचाना शुरू करता था। तो एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। एक्चुअली क्या हुआ था इसमें, कि जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1873 कुछ तो है, प्लीज देख लेना, सॉरी। तो उस टाइम एक साइंटिस्ट थे, ये इनका एक मिनट में दिखाता हूँ, ये क्या नाम है इनका, पाउल मूलर 1973 में इसको प्रिपेयर किया गया था। ये इसका स्ट्रक्चर भी आता है एग्जाम में। तो क्या हुआ था कि जब उस टाइम वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो लगभग जो हमारे सोल्जर्स वगैरह होते थे, तो वो लड़ाई करके जंगल वगैरह में मतलब ऐसा सोना या फिर कैंप लगाना, तो वहाँ पे उस टाइम एक बीमारी फैल गई थी, मलेरिया और टाइफस की। तो इन्होंने ये रिसर्च किया और इसमें ये खोजा, बाद में इसको सब जगह छिड़काव या फिर स्प्रेड आउट करने लगे, तो इससे ये बीमारी तो कम हो गई, लेकिन ये क्या था, हमारे सॉइल में जाता था, हमारे पेड़ पौधों में, ये सब जगह, और बाद में ये जो हमारी मरीन लाइफ थी उसको भी इफेक्ट करने लगा, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा सब्सटेंस हो गया कि सबके बॉडी में ये धीरे धीरे पहुंचने लगा, और बॉडी में जाने के बाद ये ना हमारे फैट वगैरह में डिजोल्व हो जाता था और बाहर नहीं निकलता था, ठीक है। अगर वाटर सॉल्युबल होता तो वाटर के थ्रू ये बाहर निकल जाता, लेकिन ये फैट में चले जाता था, तो जिसकी वजह से ह्यूमंस को बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा। इस पाउल मूलर को ये जो स्विट्जरलैंड का था, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, लेकिन 100 साल बाद इस दवा को क्या कर दिया, यूएसए ने बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया, क्योंकि जब ये बॉडी से निकल ही नहीं रहा है तो हमारे बॉडी पे तो एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा, हमारे टिश्यू में पड़ा है, हमारे फैट्स में पड़ा है, ठीक है। तो बाद में इसको क्या कर दिया गया, बैन। तो देखो ये एब्जॉर्ब स्किन में क्या होता था, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इट इज रेजिस्टेंस टू मेटाबोलाइज, ये मेटाबोलाइज नहीं होगा, अक्यूमुलेट इन फैटी टिश्यू में पड़ा रहेगा। ऑल दिस
एडवर्स इफेक्ट की वजह से डीडीटी को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ये स्ट्रक्चर डीडीटी का करके जाओ, एग्जाम में आता है। डीडीटी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ डीडीटी के ऊपर, ठीक है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और प्लीज आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने पास रखें, ठीक है। तो ये मेरा हैलोजन डेरिवेटिव्स आज का लास्ट टॉपिक था, ये मैंने खत्म कर दिया। आई थिंक आपने अगर पूरा वीडियोस देखा होगा 1 2 3 4 सब सारे पार्ट, तो आपको जरूर समझेगा और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज आपका एक सब्सक्राइबर इस चैनल के लिए मायने रखता है। थैंक यू।